Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेडरलिज्म। अभी ये फेडरलिज्म का जो टॉपिक है, ये फेडरलिज्म के टॉपिक में देखने वाले हैं हम मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, मतलब जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसकी जो पावर्स होती है एक से ज्यादा गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसको फेडरलिज्म बोला जाता है। फिर फेडरलिज्म के हम फीचर्स देखने वाले हैं, जो कंट्रीज, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है अलग अलग जो फेडरलिज्म कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद जो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसमें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म हम देखने वाले, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म हम देखने वाले, और जो फेडरलिज्म है इंडिया का जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं ये फेडरलिज्म टॉपिक में। फेडरलिज्म टॉपिक में हम लोग लैंग्वेज का भी इशू देखने वाले, नेशनल लैंग्वेज का जो इशू है, ठीक है, जो नेशनल लैंग्वेज है, कौन सी जो लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और जो स्टेट्स का जो बाइफर्केशन है वो कौन से लैंग्वेजेस के बेसिस पे हुआ था और वो कैसे हुआ था, ये सब सारे टॉपिक्स हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब ये फेडरलिज्म का जो टॉपिक है, ये फेडरलिज्म का टॉपिक स्टार्ट होता है 2 कंट्रीज की स्टोरी से। लास्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था ये 2 कंट्रीज का एग्जांपल, ठीक है। ये पहले कंट्री जो बेल्जियम का जो कंट्री है ये यूरोप में है, और बेल्जियम में जो अलग अलग इथनिसिटी के लोग एग्जिस्ट करते थे। बेल्जियम में कौन से लोग एग्जिस्ट करते थे? फ्रेंच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग थे और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। और बेल्जियम ने कैसा पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन अप्लाई किया? पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन, मतलब ये सब कम्युनिटीज को उन्होंने इक्वल राइट्स दिए, और इक्वल राइट्स की वजह से ये जो कंट्री है, ये कंट्री का जो एग्जांपल है वो कैसे सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अभी ये जो बेल्जियम का एग्जांपल इतना सक्सेसफुल रहा कि यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर्स जो था कहां पे बना लिया? बेल्जियम में बना लिया। ऑन द अदर हैंड जो श्रीलंका था, श्रीलंका का जो एग्जांपल था ये एक फेलियर का एग्जांपल था कि श्रीलंका में कैसे जो सिनालीज थे, सिनालीज कम्युनिटी ने, जो इंडियन तमिल्स थे या श्रीलंकन तमिल्स थे, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था, गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इसलिए जो श्रीलंका का जो एग्जांपल है वो कैसे फेल हो जाता है, और आज तक ये श्रीलंका कैसे खस्ता हालत में देखने को मिलता है। अभी ये दोनों एग्जांपल से हम लोगों को ये इंपॉर्टेंस पता चलता है कि फेडरलिज्म क्यों जरूरी है, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज के एग्जांपल से हमको पता चलता है कि फेडरलिज्म क्यों जरूरी है। फेडरलिज्म मतलब यहाँ पे पावर शेयरिंग की हम बात करने वाले हैं। तो बेल्जियम ने अपना पावर शेयर किया लोगों के साथ, अपने कंट्री में जितने भी लोग हैं, बट ऑन द अदर हैंड श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से ये श्रीलंका है ये प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है। अभी देखते हैं फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक सिस्टम है, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें जो पावर होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी में और अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया का जो पावर है वो 3 हिस्से में बटा हुआ है, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, पर जनरली जो होता है वो 2 टायर स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड होती है। इसी को क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म। मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जो पावर है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है, 2 से ज्यादा हिस्सों में बटी हुई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अभी फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी जैसे मैंने बताया जो फेडरेशन होता है या फेडरलिज्म होता है उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है जो पूरे कंट्री को क्या करता है? गवर्न करता है। फॉर एग्जांपल अपने जो मोदी जी है ये प्राइम मिनिस्टर है कंट्री के। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये जो गवर्न करते हैं, एग्जीक्यूटिव का जो काम करते हैं वो पूरे कंट्री के लिए करते हैं, पूरे इंडिया के लिए करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, स्टेट लेवल की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में आज प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी है, तो ये क्या करते हैं? ये महाराष्ट्र को कंट्रोल करते हैं, महाराष्ट्र को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर, जो फेडरलिज्म है, ये पावर जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक वाटर टाइट बाइफर्केशन है पावर का। मतलब जो मोदी जी है वो एकनाथ शिंदे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, एकनाथ शिंदे जी है वो मोदी जी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। दे आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ये दोनों जो है वो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इन दिस वे पावर इज शेयर्ड बिटवीन बोथ, ठीक है। अभी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे कौन से कंट्रीज है जो फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? हमारा प्यारा इंडिया, ठीक है, फिर पाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है। ये वर्ल्ड में ये जो कंट्रीज है ये फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है।
अभी यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो फेडरल सिस्टम का हम लोगों ने मीनिंग देखा, जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसमें गवर्नमेंट कैसा काम करता है, और यूनिटरी है जिसमें पावर शेयर नहीं होती, उसमें गवर्नमेंट कैसा काम करता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है, दो मिनिमम तो दो गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये मिनिमम इतने दो गवर्नमेंट तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। हम लोगों ने पहले ही देखा, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम है, दे आर नॉट आंसरेबल टू मोदी जी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर है, तो यहाँ पे जो सेंटर स्टेट लेवल के जो लोग होते हैं, स्टेट लेवल के जो चीफ मिनिस्टर है, दे आर नॉट आंसरेबल टू द सेंटर। वो दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर भी नहीं दे सकते स्टेट गवर्नमेंट में। मतलब मोदी जी जो है वो एकनाथ शिंदे जी को ऑर्डर नहीं दे सकते। शिंदे जी इंडिपेंडेंटली अपना जो स्टेट है वो चला सकते हैं। एग्जांपल कौन से है अभी फेडरल स्ट्रक्चर में? इंडिया है, यूएसए एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड अभी जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। मतलब अगर बस सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है, बस एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है, वही डिसीजन मेकिंग का काम करता है। और नेशनल लेवल पे जो पूरी जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। जो नेशनल लेवल का मतलब जो सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट होता है उसी के पास सारी पावर्स होती है। यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, कोई उनके पास पावर्स नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट का पास ऑर्डर्स। अभी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो किसी को भी ऑर्डर्स दे सकता है, वो ऑर्डर्स उनको सुनने पड़ेंगे। एग्जांपल है श्रीलंका और चाइना। यहाँ पे यूनिटरी स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यूनिट फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम लोग देखने वाले फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो यहाँ पे जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस यूनिट्स। ठीक है, अभी उसके फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर है देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली दो गवर्नमेंट तो चाहिए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और दूसरा होगा स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पर इंडिया इज एन एक्सेप्शन केस। इंडिया में थ्री टायर ऑफ स्ट्रक्चर है। थ्री टायर स्ट्रक्चर है मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है और लोकल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट पे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होते हैं जो इलेक्टेड है। और लोकल इस पे सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच जो होता है विलेज लेवल पे जो हेड होता है वो सरपंच होते हैं। तो ये अलग अलग जो लीडर्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीएम के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सीएम जो है वो सरपंच के गांव में काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, विलेज लेवल पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये क्या है? पहला फीचर, देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजंस बट हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। अबे जुरिस्डिक्शन मतलब एक ऐसा एरिया जहां पे जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग अलग है। स्टेट लेवल का जो जुरिस्डिक्शन है, इंडिया में 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 लिस्ट हम आगे पढ़ने वाले। उसमें स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अभी जितने भी सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में दिए हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे क्या करता है? डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ऑन द अदर हैंड जहां पे स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए हुए ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। तो उनका जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है? स्पेसिफाइड है इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। अभी उनका जो जुरिस्डिक्शन है, उनका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो लेजिस्लेचर में मतलब लॉ मेकिंग में। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग में, मतलब कौन से एरियाज में वो अपने लॉ बना सकते हैं। टैक्सेशन कहाँ पे जो टैक्स है वो इंपोज कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो अपने एग्जीक्यूटिव जो पावर्स है वो कहाँ पे अपने एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी ये जो जुरिस्डिक्शन जो लेवल है, मैंने जैसे बताया ये 3 लिस्ट बनाई हुई है। जो जुरिस्डिक्शन एरियाज है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, तो इसलिए इसमें से क्या हो सकता है? इसमें कोई झगड़ा नहीं हो सकता। कोई बाद में ये नहीं बोल सकता कि हमारे एरियाज में सेंटर आ रहा है, स्टेट के एरियाज में सेंटर आ रहा है। ठीक है, The fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed। अभी जो फंडामेंटल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, वो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है पर उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। वो प्रोसेस भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिलैटरली चेंज वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस चेंज करने हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस है वो चेंज करने हैं, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी का भी क्या लगेगा? पार्टिसिपेशन लगेगा। और अलग अलग इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, उनका क्या लगेगा? उनका भी वोटिंग लगेगा, तभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हो पाएगा। अभी 5th पॉइंट है, 5th फीचर क्या है? कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंटरप्रेटर देखा होगा आपने। इंटरप्रेटर मतलब जो पढ़ के मीनिंग बताने का काम करता है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है,
इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताने का काम जो करता है वो है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मेन काम होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करना। एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो जुडिशरी होता है, वो एक अंपायर का काम करता है। अभी अंपायर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंपायर जो होते हैं वो एक डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं दो अलग अलग पार्टीज में, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट के बीच में झगड़ा हो गया, आंध्र प्रदेश, ये दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ये झगड़ा सॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, जुडिशरी सॉल्व करेगा। अगर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो गया, तो ये झगड़ा कौन सॉल्व करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी के साथ, मोदी जी का झगड़ा हो गया शिंदे जी के साथ, ठीक है, एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, ये झगड़ा कौन सॉल्व करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सॉल्व करेगा, मतलब जुडिशरी सॉल्व करेंगे। अगर शिंदे जी, ठीक है, एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनका अरविंद केजरीवाल के साथ झगड़ा हो गया, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, तो ये दोनों को भी झगड़े का सॉल्यूशन कौन देगा, जुडिशरी देगा। और अगर लोग है, पीपल है, जनरल पब्लिक है, उनका झगड़ा हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से या मोदी जी से या चीफ मिनिस्टर से, तो इसका भी झगड़ा कौन सॉल्व करता है, जुडिशरी सॉल्व करता है, ठीक है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज एंश्योर्ड, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अभी हर एक स्टेट को अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, मतलब वो उनको एक स्पेसिफिक एरियाज में उनको टैक्सेस इंपोज करना अलाउड होता है, जिससे कि वो अपना जो स्टेट है वो ठीक से रन कर पाए, ठीक है। दे हैव द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनको दिया गया है, उनको सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता पैसे के लिए, ठीक है। सेंटर से पैसे आते हैं पर उनका खुद का एक जुरिसडिक्शन होता है जहां पे वो टैक्सेस इंपोज करते हैं। अभी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव्स है। पहला क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो फेडरलिज्म है वो क्या करता है, कंट्री की जो यूनिटी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हमने दो कंट्रीज का एग्जांपल देखा था, बेल्जियम और श्रीलंका में। बेल्जियम में जो यूनिटी थी वो बरकरार रही, बट श्रीलंका में जो फेडरलिज्म फॉलो नहीं किया, तो उसकी वजह से उनकी जो यूनिटी है और वो खराब होती चली गई। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, अभी जो फेडरलिज्म होता है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक रीजन में जितनी भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, अलग अलग रीजन के लोग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग इथनिसिटी के लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सब सारे लोगों को अकोमोडेट करने का काम, मतलब इकट्ठा लाने का काम कौन करता है, फेडरलिज्म करता है। नेक्स्ट है द आइडल ऑफ फेडरल सिस्टम। अभी जो फेडरल सिस्टम है ये उसके आइडल्स क्या हो सकते हैं। आइडल मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज परफेक्ट, ठीक है। आप लोगों का भी कोई आइडल होगा कि क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर आइडल होता है, ठीक है। तो हर एक आदमी का अपना खुद का एक आइडल होता है, जो आदमी अपन खुद उसको एक परफेक्ट इंसान समझते हैं, ठीक है। तो अभी फेडरल सिस्टम का एक परफेक्ट क्या हो सकता है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, ठीक है, एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, मतलब ये फेडरलिज्म में एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब जितने भी लोग एक साथ रह रहे हैं उन दो सब लोगों में भरोसा होना चाहिए और उनमें एग्रीमेंट होना चाहिए साथ में को एग्जिस्ट करने का, ठीक है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। अभी जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ये गवर्नमेंट ने एग्री करना चाहिए कुछ रूल्स में, जिससे जो पावर शेयरिंग है वो हो पाएगा। फॉर एग्जांपल बेल्जियम में देखा था, बेल्जियम में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों के हिसाब से बना था, मतलब पावर जो है वो सबको मिलती थी, ठीक है। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड बी अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो एग्रीमेंट डिसाइड हुआ है, वही एग्रीमेंट पे सब लोगों ने क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए और वो एंड तक वो उसको फॉलो करना चाहिए। ये क्या हो सकता है, आइडल फेडरल सिस्टम हो सकता है। अभी टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अभी टाइप्स ऑफ फेडरेशन में दो मैंने जैसे बताया था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी कमिंग टुगेदर मतलब क्या होता है, आप लोग जो साथ में आते हो तो उसको कमिंग टुगेदर, जब लिटरल मीनिंग देखेंगे वर्ड का, कमिंग टुगेदर मतलब सब साथ आ रहे हैं, और होल्डिंग टुगेदर मतलब सब साथ ऑलरेडी है पर एक दूसरे को होल्ड करके रख रहे हैं, दैट इज होल्डिंग टुगेदर। अभी ये दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं कि कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या डिफरेंस होता है। अभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म द बिगर यूनिट। अभी ये जो 4 इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स है, जब ये डिसाइड करते हैं, हम इकट्ठा आते हैं और एक बड़ी पावर बनते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्यों, वो एक साथ आ रहे, दे आर कमिंग टुगेदर, ठीक है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर, और जितने भी ये एक साथ आने के बाद अगर एक यूनिट बन रहे तो सब लोगों को क्या होगी, सब लोगों के पास इक्वल पावर होगी, ठीक है।
द मेन एम ऑफ द फेडरेशन इज टू पुल देयर सोवरेनिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी टू इंक्रीज द सिक्योरिटी। अभी इसका मेन इंटेंशन क्या होता है ये कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, उनकी जो सोवरेनिटी है, ठीक है, उनकी जो सोवरेनिटी और सेपरेट आइडेंटिटी वो दोनों प्रोटेक्ट होती है। सोवरेनिटी मतलब दे हैव देयर ओन डिसीजन मेकिंग पावर, वो अपने कंट्री के बारे में या अपने स्पेसिफिक एरिया के बारे में कुछ सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और उनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी वो भी प्रोटेक्ट होती है, पर वो जो अपने रिसोर्सेज है वो क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं और एक बड़ा आइडेंटिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी इसका एग्जांपल क्या है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। अभी यूएसए में 50 स्टेट्स है, ये 50 स्टेट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो साथ में आए, ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसके बाद है नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अभी होल्डिंग टुगेदर मतलब ये इंडिपेंडेंट तो है, साथ में तो खड़े पर एक दूसरे को होल्ड करके रखे, ठीक है। लार्ज कंट्री डिसाइड ऑन टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। अभी मतलब एक बड़ी गवर्नमेंट, एक बड़े कंट्री तो है, वहां पे उसके अलग अलग यूनिट्स तो है, पर उन्होंने क्या किया है, जो मेन पावर है वो मेन पावर अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया। अभी इंडिया का जो एग्जाम्पल है, इंडिया के एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, इंडिया में 28 स्टेट्स है, ठीक है, 28 स्टेट्स है, तो 28 स्टेट्स के पास अपनी खुद की अथॉरिटी है, ठीक है, उनका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन, उनका खुद का गवर्नमेंट है। पर ये सब स्टेट्स ने क्या किया, सब स्टेट्स ने मिलकर फिर अपना एक इंडिया फॉर्म हुआ है। इंडिया को क्या बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोला जाता है, ठीक है। जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो अलग है, पर हर एक स्टेट्स के पास भी अपनी अपनी अलग पावर्स है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। पर यहाँ पे जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, स्टेट्स के पास पावर तो है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टेट्स गवर्नमेंट। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पुलिंग सोवरेनिटी एंड मेंटेनिंग आइडेंटिटी। अभी यहाँ पे जो स्टेट्स होंगे, ठीक है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, इंडिया में जितने भी स्टेट्स है, ये स्टेट्स को कोई पावर नहीं है इंडिया से बाहर जाने का, ठीक है। इंडिया अगर फॉर एग्जांपल कल आंध्र प्रदेश ने बोल दिया कि हमको इंडिया से बाहर जाना है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लीगल नहीं है। कोई भी स्टेट इंडिया से बाहर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। अगर वो भी गया तो फिर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट पे कब्जा कर लेता है, और स्टेट पे कब्जा करने के बाद नए इलेक्शन होते हैं, वो पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो इंडिया में कोई भी स्टेट है, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी स्टेट हो, वो इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता। बट ऑन द अदर हैंड जो यूएसए में जितने भी 50 स्टेट्स है, यूएसए में 50 स्टेट्स है, वो यूएसए से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे प्रोविजन है, पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अभी कमिंग टुगेदर फेडरेशन का यूएसए ऑस्ट्रेलिया एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का इंडिया बेल्जियम एग्जांपल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अभी कौन से पॉइंट्स है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं, ठीक है। अभी इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है वो 1947 में हुआ। इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों अलग अलग कंट्रीज बने, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। ये दोनों का जो पार्टीशन था बहुत ज्यादा पेनफुल था, बहुत लोगों की वहां पे जान गई, ठीक है, इंडिया पार्टीशन में, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन में। Soon after independence, several princely states became part of the country. अभी इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स मतलब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करते थे, ब्रिटिशर्स के साथ इंडिया के महाराजा भी उनके साथ राज करते थे, पर वो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहते थे। तो ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो सारे एरियाज को उन्होंने ऑक्यूपाई नहीं किया था, कुछ राजाओं को इंडिपेंडेंटली वो काम करने देते थे, पर कंट्रोल किसका होता था, ब्रिटिशर्स का होता था। इसी को क्या बोला था, प्रिंसली स्टेट्स बोला था। अभी ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे, ये प्रिंसली स्टेट भी अभी किसका पार्ट बनने लगे, 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बनने लगे। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर प्रिंसली स्टेट है, हैदराबाद एक प्रिंसली स्टेट था, केरला एक त्रावणकोर जिसको बोला जाता था पहले, त्रावणकोर केरला का पुराना नाम है, वो एक प्रिंसली स्टेट था। तो उसके बाद वो इंडिया में क्या होने लगे, एसिमिलेट होने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। अभी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। फेडरलिज्म इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है, ठीक है, फेडरलिज्म ये वर्ड ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉलो करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है, पर फेडरलिज्म का जो पॉलिसी है वो फॉलो करता है। मतलब इंडिया में जो स्टेट्स है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, पर किसी भी यूनियन को वो स्ट्रक्चर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। What do you understand by the vertical division of power? अभी वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग लाइन होता है, ये वर्टिकल होता है। अभी इंडिया में वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, जैसे मैंने बताया था, सबसे ऊपर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फिर उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है लोकल गवर्नमेंट। ये क्या हो गया, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब सबसे ज्यादा पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर है, फिर लोकल गवर्नमेंट के पास पावर है। इसको क्या बोलता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर।
इफ यू कंसीडर द फीचर ऑफ फेडरलिज्म, स्टडीज अबाउट ऑल ऑफ देम अप्लाइज टू आवर कंट्री। अभी फेडरलिज्म के सारे फीचर्स देखो, ये सारे फेडरलिज्म के फीचर्स आपको इंडिया में देखने मिलेंगे, ठीक है। इंडिया एक इंडिया जो इनिशियली मतलब 1947 में 2 टायर स्ट्रक्चर था, आज प्रेजेंटली 3 टायर स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 टायर स्ट्रक्चर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है। और थर्ड टायर वाज एडेड बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, मतलब बाद में ये थर्ड टायर स्ट्रक्चर लोकल गवर्नमेंट का ऐड किया गया। डिफरेंट टायर एंजॉय सेपरेट जुरिस्डिक्शन। अभी जो अलग अलग टायर्स जो होते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका जुरिस्डिक्शन अलग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो अलग है। स्टेट गवर्नमेंट है उसका जुरिस्डिक्शन अलग है, और लोकल गवर्नमेंट है उसका एरिया का जुरिस्डिक्शन अलग है। कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो क्लियरली लेज डाउन 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी 3/4 लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, मतलब लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग। अभी जो लॉ मेकिंग है वो जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी लॉ बनाने का काम करता है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो भी लॉ बनाने का काम करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो विद इन द विलेजेस अपने छोटे मोटे लॉज बनाते हैं। तो ये जो लॉ मेकिंग का भी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी नेक्स्ट है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अभी इंडिया में 3 लिस्ट है। जो पावर है ये 7 शेड्यूल में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो पावर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसकी अलग अलग लिस्ट बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है और कॉन्करेंट लिस्ट अलग है, ठीक है। अभी ये एक एक लिस्ट को समझते हैं। अभी जो यूनियन लिस्ट है, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसको यूनियन बोला जाता है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है मतलब जहां पे मोदी जी बैठे हैं उसको क्या बोला जाता है, यूनियन लिस्ट बोला जाता है। अभी यूनियन लिस्ट जो है, ये यूनियन लिस्ट के अंडर में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। आप शॉर्ट में उसको मोदी जी भी याद कर सकते हो। अभी यूनियन लिस्ट जो होता है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स पे लॉ मेकिंग का काम जो होता है वो यूनियन का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इस पे लॉ मेकिंग का काम कौन करेगा, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, जो मोदी जी है, ठीक है। तो उसमें डिफेंस आ जाता है, ऑटोमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, एयरवेज, पोस्ट, सब आता है, ठीक है। अब ये लिस्ट में सब डिसीजन मेकिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब ये जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स है, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे डिसीजन मेकिंग का काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एकनाथ शिंदे जी ये जो सब्जेक्ट्स है इसके ऊपर क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे। अभी स्टेट में कौन से आ जाते हैं सब्जेक्ट्स में, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, प्रिजन है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक हेल्थ है, लैंड है, लीकर है, ट्रेड, कॉमर्स, लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक मतलब जो एनिमल्स होते हैं उसको लाइफ स्टॉक बोला जाता है। ये सारे सब्जेक्ट्स पे डिसीजन मेकिंग का काम कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, मतलब एकनाथ शिंदे जी करेंगे। अभी नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। अभी ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दे बोथ हैव पावर टू मेक लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे मोदी जी भी लॉ बना सकते हैं और एकनाथ शिंदे जी भी लॉ बना सकते हैं, ठीक है। एकनाथ शिंदे जी भी लॉ बना सकते हैं। अभी ये कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है, ठीक है, जिसमें दोनों को जुरिस्डिक्शन है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या करेगा, लॉ बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। पर एट द एंड ऑफ द डे किसका सुना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुना जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अभी ऐसे सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में, ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉमन इंटरेस्ट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कॉमन इंटरेस्ट में और स्टेट गवर्नमेंट के कॉमन इंटरेस्ट में। इसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड यूनियंस आता है, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन लॉ आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो अगर लॉ है, लॉ बन रहा है ये सब्जेक्ट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट अलग लॉ बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलग लॉ बना रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे किसका लॉ एक्सेप्ट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन पे कोई लॉ बना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलग लॉ बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग लॉ बना दिया, पर एट द एंड ऑफ द डे किसका लॉ सुना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ सुना जाएगा, मतलब जो मोदी जी ने बनाया, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। अभी जो स्टेट लिस्ट है, फिर स्टेट लिस्ट है, उसके बाद जो सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स है, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स है।
इसमें से पता लगा सकते हो आपको पावर किसके पास ज्यादा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है क्योंकि उनके सब्जेक्ट ज्यादा है जुरिसडिक्शन के। स्टेट गवर्नमेंट के पास 66 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों पे जो लॉज बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, 47 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अभी रेसिडुअरी सब्जेक्ट, रेसिडुअरी मतलब क्या होता है, बचा कुचा, ठीक है, जो बचा हुआ है उसके ऊपर लॉस कौन बनाएगा। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 1950s में बना। 1950s में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये जो सब्जेक्ट्स है, ये जो लिस्ट है, ये 1950s में बनाई गई है। अभी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो 1950s में एग्जिस्ट नहीं करते थे, जिसके ऊपर लॉ बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर क्राइम। अभी 1950s में तो इंटरनेट इतना ज्यादा पेनिट्रेट हुआ नहीं था, अभी इंटरनेट बहुत ज्यादा, हर घर घर में इंटरनेट है, तो इंटरनेट की वजह से जो साइबर क्राइम है वो बढ़ने लग गया है। तो साइबर क्राइम पे भी क्या बनाने पड़ेंगे, लॉज बनाने पड़ेंगे उनको रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब आपका अमेजॉन, स्नैपडील, ये सारे जो कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो 1950s में तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, अभी एग्जिस्ट करने लग गए, तो इसके ऊपर भी लॉज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडर्नाइजेशन की वजह से, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से जो डेवलप होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को डाला जाता है रेसिडुअरी सब्जेक्ट में। अभी रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स में पूरा जो गवर्नेंस होता है, लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मैंने बताया बहुत पावरफुल गवर्नमेंट है, तो ये सारे जो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है, जो नए नए सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे लिस्ट में, ये सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ मेकिंग का काम कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, ठीक है। अभी कुछ स्टेट्स इंडिया में है, इंडिया में 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अभी 28 स्टेट्स इंडिया में, सब स्टेट्स इक्वल है, पर कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स दी गई है या स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। सम स्टेट्स इन इंडिया हैव स्पेशल पावर्स एंड स्टेटस। अभी इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, ठीक है, इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया अंडर 370, ठीक है। अभी ये रिमूव हो गया 2019 में, जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने रिमूव किया ये स्पेशल स्टेटस। फिर उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो 7 सिस्टर्स का जो एरिया है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स है, वहां पे उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्यों स्पेशल स्टेटस दिया है, कि इंडियन गवर्नमेंट वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी ट्राइबल लोगों का अलग कल्चर है, ठीक है, उनका जो रहने का जो तरीका है वो मेन स्ट्रीम इंडिया से बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है। तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उनका जो ट्राइबल लोगों का जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, इसीलिए ये जो स्टेट्स है उनको क्या दिया गया है, उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। अभी ये स्पेशल स्टेटस क्या करता है, जो नॉर्मल जो इंडियन है, जो मेनलैंड इंडियन जो है, वो नॉर्थ ईस्ट में जाके प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते, ठीक है, वहां जाके परमानेंटली रह नहीं सकते। अगर यहाँ पे मेन स्ट्रीम इंडिया के लोग वहां पे अगर जाके रहना चालू कर दे तो उनका जो कल्चर है वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो सकता है, उनका कल्चर है वो चेंज हो सकता है। तो उनका कल्चर प्रिजर्व करने के लिए, उनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक स्पेशल स्टेटस देती है, ठीक है। स्टेट सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कौन से आर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट को मिलता है, 371 में मिलता है। और 370 किसके लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए था। ड्यू टू द पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस दिस स्पेशल पावर इज स्पेशली एंजॉयड विद रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। अभी ये जो पावर्स है किसके लिए दिए गए, लैंड राइट्स है, मतलब आप मेरे जैसे लोग नॉर्थ ईस्ट में जाके प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकते। इंडिजिनियस पीपल, देयर कल्चर एंड आल्सो प्रेफरेबल एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी वही नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनके जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस होती है, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता, ठीक है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड। अभी जो इंडियंस है वहां के, अगर नॉर्थ ईस्ट के परमानेंट रेसिडेंट्स नहीं है, वहां के स्टेट के नहीं है, तो वहां पे वो लैंड परचेस, अपने जैसे लोग वहां पे लैंड परचेस नहीं कर सकते, ठीक है। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. They are too small to become independent state, but which could not merge with any of the existing state. अभी इंडिया में स्टेट्स अलग होते हैं और यूनियन टेरिटरीज अलग होते हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। अभी जो स्टेट्स होते हैं, ये स्टेट्स, उनका खुद का एक गवर्नमेंट होता है, उनका खुद का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो यूटीज होते हैं, यूटीज जो होते हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। अभी इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज है जिनका पॉपुलेशन बहुत कम है, उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जा सकता या किसी दूसरे स्टेट के साथ असिमिलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको क्या बनाया जाता है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। अभी यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद पूरा जो उसका कंट्रोल है वो किसके पास चले जाता है, वो चले जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एग्जाम्पल, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर ऑल्सो यूनियन टेरिटरीज।
अभी जो दिल्ली है, दिल्ली एक एक्सेप्शनल केस है, दिल्ली पौंडीचेरी एक एक्सेप्शनल केस है। वहां पे यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो अरविंद केजरीवाल जी है वो दिल्ली एनसीआर के चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, ठीक है। और जो दिल्ली जो है ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो कैपिटल है वो दिल्ली है, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे रिप्रेजेंटेशन तो है स्टेट गवर्नमेंट का, लोगों का है, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे पुलिस और जो सिक्योरिटी है वो मेंटेन करती है, सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शन है, दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर ऑफ अ स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दीज एरियाज। अभी जो यूनियन टेरिटरीज होती है इसमें पूरा कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अभी नेक्स्ट है हाउ टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। अभी जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है, अभी ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ये इसको चेंज किया जा सकता है कि नहीं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑब्वियसली चेंज किया जा सकता है, पर उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा रिजिड है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस है, बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो अपन चेंज कर ही नहीं सकते, पर कुछ प्रोविजंस है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, पर उसकी प्रोसेस रिजिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कल जाके मोदी जी को लगा कि मोदी जी ने एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आध प्रोविजन जो है वो रिमूव करना है, ठीक है, वो कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो मोदी जी खुद अकेले ये नहीं कर सकते, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पहले जो लोकसभा है, एक मिनट, अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है, 75 प्लस मेजोरिटी से। फिर उसके बाद जितने भी इंडिया में 28 स्टेट्स है, ठीक है, 28 स्टेट्स है, इसमें भी ये बिल पास करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है तो ये 28 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेशन है, ठीक है, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, वहां पे भी ये बिल पास करना पड़ेगा मेजोरिटी से, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, चेंज देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अभी देखो, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, पहले ये चेंज दोनों हाउसेज में पास करना है, मिनिमम 75% ऑफ द मेजोरिटी से। उसके बाद देन इट हैज टू बी रैटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, 28 स्टेट्स है, इसके जो हाफ ऑफ द स्टेट्स है, इन्होंने क्या करना चाहिए, 50% मेजोरिटी से ये जो प्रोविजन है ये पास करना चाहिए, इसको वोट करना चाहिए, तभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो चेंज हो सकता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा रिजिड है इंडिया में। रोल ऑफ द जुडिशरी। अभी जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो उनका रोल क्या होता है कंट्री में, ठीक है, ओवरसीइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड प्रोसीजर्स। मतलब इंडिया में हर चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रही है कि नहीं, ये देखने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसे केसेस आते हैं, ठीक है, जैसे झगड़े आते हैं, वो झगड़े सॉल्व करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज दिए गए। डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन ऑफ पावर सेटल बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अभी जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े, फाइट्स, जितने भी फाइट्स होते हैं अलग अलग गवर्नमेंट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, लोगों में या गवर्नमेंट में, ये सारे डिस्प्यूट कौन सेटल करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। द हाई कोर्ट स्टैंड एट द हेड ऑफ द स्टेट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो हाई कोर्ट होता है, एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है, ये जो एक स्पेसिफिक स्टेट में जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो हाई कोर्ट होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि एक स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है, दो या दो से ज्यादा स्टेट का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एक स्पेसिफिक स्टेट की हम बात करें तो एक स्पेसिफिक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और पूरी कंट्री में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट द मनी टू डू द वेलफेयर इन द स्टेट। अभी गवर्नमेंट जो होती है, ये गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है, ये सब काम करने के लिए, लोगों को संभालने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा आता है टैक्सेस। गवर्नमेंट जो होता है टैक्सेस कलेक्ट करता है लोगों से, ठीक है, अलग अलग चीजों पे टैक्सेस होते हैं और वही टैक्स के पैसे से कंट्री चलाने का काम करता है। द यूनियन द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्स। अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो टैक्स, अभी रिसेंट अभी जीएसटी अप्लाई हुआ है, ये जीएसटी में दो टैक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। अभी सीजीएसटी है ये सेंट्रल जीएसटी है और एसजीएसटी ये स्टेट जीएसटी। ये कलेक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और ये एस कलेक्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। ये पूरा जो है ये बाइफर्केशन किया गया है, मतलब जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। दिस हेल्प्स देम टू कैरी देयर रिस्पांसिबिलिटी। और यही पैसा किसके लिए वो यूज करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए यूज करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरे करने के लिए यूज करते हैं।
हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अभी ये फेडरलिज्म है, उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, फेडरल द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। अभी फेडरलिज्म को सक्सेसफुल करने में, फेडरलिज्म जैसी कंट्री को चलाने में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, ठीक है, जो हर कोई फॉलो करता है। द रिजल्ट सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, the nature of democratic politics in our country, this ensured the spirit of federalism। अभी इंडिया का जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुल क्यों रहा, क्योंकि ये जो फेडरलिज्म है इंडिया का एक स्पिरिट मतलब एक आत्मा होती है, आत्मा, इंडिया का जो सोल है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है वो फेडरलिज्म पे टिका हुआ है। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इंडिया के जो लोग हैं वो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियाज ऑफ आवर कंट्री, मतलब हम अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं और अपनी जो यूनिटी है वो बरकरार है, इसीलिए जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अभी लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। अभी इंडिया में जो स्टेट्स है वो स्टेट्स लैंग्वेज के हिसाब से बने हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र मराठी लोग रहते, गुजरात में गुजराती लोग रहते, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल लोग रहते, आंध्र प्रदेश में तेलुगु पॉपुलेशन रहती है, केरला में मलयालम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अभी जो इंडिया का जो स्टेट्स का बाइफर्केशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे। पर 1947 में इंडिया जब एग्जिस्ट करता था, 1947 में इंडिया में प्रोविंसेस होती थी, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स होते थे वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को प्रोविंसेस में रखा था एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट के लिए, ठीक है। अभी 1947 के बाद ये जो प्रोविंसेस थी, यहाँ पे ये जो लोग थे उन्होंने अभी डिमांड उठाना चालू कर दिया कि जो स्टेट्स है, साउथ इंडिया से ये स्पेशली डिमांड आई कि जो स्टेट्स है उनका बाइफर्केशन जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। पर इंडिया के 1947 में जितने भी लीडर्स थे उनको ये डर था कि इंडिया का अगर जो स्टेट्स है लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनका बाइफर्केशन किया, लैंग्वेज बेसिस पे अगर उनके टुकड़े कर दिए तो इंडिया जो है वो और टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जैसे इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था। और इंडिया फाइनली, इंडिया के भी स्टेट्स के क्या हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएंगे। इसलिए इंडिया के जो लीडर्स थे उनको डर लगता था। पर फाइनली जो प्रोटेस्ट उनका बढ़ने लग गया कि लिंग्विस्टिक, साउथ इंडिया से जो प्रोटेस्ट आने लग गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, तो पहली धार कमिटी बनाई गई, ठीक है। धार कमिटी बनाई गई। धार कमिटी 1948 में बनाई गई। धार कमिटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया, तो रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो है, इंडिया का जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे होने के बाद इंडिया में यूनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद वापस प्रोटेस्ट हुए। वापस प्रोटेस्ट होने के बाद जेवीपी कमेटी बनाई गई, वो भी 1948 में ही जेवीपी कमेटी बनाई। जेवीपी कमेटी ने भी यही बोला कि जो स्टेट्स का जो बाइफर्केशन है वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। अभी फॉर द मीन टाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में लैंग्वेज को लेके बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। उसमें जो उनके जो लीडर होते हैं पोट्टी सिरुमलु फास्ट पे बैठते हैं और 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और वहां पे गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ना लेने के कारण उस पर वहां के जो प्रोटेस्ट होते हैं और ज्यादा वायलेंट होने लग जाते हैं। तो प्रोटेस्ट वायलेंट होने के बाद गवर्नमेंट को फोर्सफुली आंध्र प्रदेश ये क्या करना पड़ता है, स्टेट बनाना पड़ता है तेलुगु स्पीकिंग वाला, ठीक है। तो उसके बाद से बाकी जो स्टेट्स थे वहां से भी डिमांड उठने लग गई कि जैसे आंध्र प्रदेश का जो स्टेट बना है वैसे हमारा भी स्टेट लैंग्वेज बेसिस पे बनना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने और एक दूसरी कमेटी बनाई जिसका नाम है फजल अली कमीशन। अभी फजल अली कमीशन जो है, इन्होंने बोला कि स्टेट्स का बाइफर्केशन लैंग्वेज के बेसिस पे किया जा सकता है, बट इट रिजेक्टेड द थियरी ऑफ वन स्टेट वन लैंग्वेज, ठीक है। तो फाइनली इंडिया में जो स्टेट्स थे वो लैंग्वेज बेसिस पे बनाए गए। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक पॉलिसी, ठीक है। अभी ये लैंग्वेज स्टेट का एक इशू तो था, ठीक है। लैंग्वेज इशू का जो इशू था, लैंग्वेज स्टेट्स में कौन से स्टेट्स के हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स होने चाहिए। उसके बाद एक नेशनल लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज के बाद ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये दोनों जो इशू थे 1948 में जितने भी लीडर्स थे, ये नेशनल लैंग्वेज का इशू उन्होंने वहीं पे खत्म कर दिया था। कैसे इशू खत्म कर लिया था, उन्होंने बोला था इंडिया में जितने भी मेजर लैंग्वेज है ये इंडिया की नेशनल लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम था ऑफिशियल लैंग्वेज का। अभी ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, वो लैंग्वेज से वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और पूरा जो काम चलता है ये स्पेसिफिक लैंग्वेज में चलता है। अभी ये स्पेसिफिक ये जो काम है ऑफिशियल लैंग्वेज का काम है, सब लैंग्वेजेस में तो नहीं चल सकता, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक जो लैंग्वेजेस, एक ही लैंग्वेज रखनी पड़ेगी तभी कम्युनिकेशन ज्यादा फ्लुएंट होगा। तो यहाँ पे उनके पास 3 ऑप्शंस थे, ठीक है। एक था हिंदी, दूसरा था उर्दू और तीसरा था हिंदुस्तानी, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज जो थे, ये 3 ऑप्शंस थे।
अभी हिंदी ये पूरा टिपिकल हिंदी रहता था, उर्दू होता था, उर्दू के वर्ड्स होते थे, टिपिकल उर्दू होता था, और इसमें हिंदुस्तानी में हिंदी और उर्दू के दोनों कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। अभी 1947 में पाकिस्तान का पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान ने अपना जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाया उर्दू को। फिर इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि पाकिस्तान ने अगर उर्दू बनाया तो उर्दू हम कैसे अपनी कंट्री का नेशनल लैंग्वेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन रहे हिंदुस्तानी और हिंदी। अभी हिंदुस्तानी में भी उर्दू लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। तो एट द लास्ट कौन सा ऑप्शन बचता है? हिंदी ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो एक लास्ट लैंग्वेज हिंदी ही बची, ठीक है। अभी हिंदी ये लैंग्वेज में तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पास किया गया है कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाएगी, बट 15 इयर्स तक इंग्लिश भी यूज किया जाएगा हिंदी के साथ ट्रांजिशनिंग पीरियड के लिए, ठीक है। अभी हिंदी यहाँ पे यूज किया जा रहा है और 15 इयर्स के बाद ये इंग्लिश को डिस्कार्ड किया जाएगा और हिंदी विल बी द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पर इसके बाद क्या हो जाता है, जो इंडिया के जो लीडर्स होते हैं जो हिंदी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस देते थे, तो हिंदी में उन्होंने हिंदी को संस्कृताइज करना चालू कर दिया, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होना चालू हो गया। तो इसके बाद से जो यूपीएससी की जो एग्जाम थी, यूपीएससी की एग्जाम भी हिंदी में होती थी, तो उसका जो अनफेयर एडवांटेज था वो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को ज्यादा हो जाता। तो इसी की वजह से बहुत सारे साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को मिले और फाइनली जो इंदिरा गांधी जो है उनके गवर्नमेंट में 1967 में उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया जिससे उन्होंने बोला कि इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कंटिन्यू रहेगी। कब तक? जब तक सब स्टेट से वो एग्री नहीं करते इंग्लिश को डिस्कार्ड करने के लिए। और जो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो 8 शेड्यूल में जितने भी लैंग्वेज है वो सब लैंग्वेजेस में यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। यह है इशू लिंग्विस्टिक पॉलिसी का। आज इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश और हिंदी हम दोनों यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी पढ़ भी लेते हैं, ये स्टोरी मैंने पूरा सुना दिया, ठीक है। लिंग्विस्टिक पॉलिसी, अ सेकंड स्टेट ऑफ इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। अभी कौन सा लैंग्वेज बनाया जाए? नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। जो इंडिया का जो नेशनल लैंग्वेज है कोई एक लैंग्वेज नहीं है। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस। अभी हिंदी एक लास्ट में ऑप्शन बचा था, ठीक है, लोगों को जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाने के लिए, पर इंडिया में बस 40% पॉपुलेशन है जो हिंदी में बात करती है। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट द अदर लैंग्वेजेस, thus we have 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो इंडिया की आज 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है हिंदी और इंग्लिश। Besides Hindi, Indian Constitution recognized 21 languages as a scheduled language. It is total 22. अभी इंडिया का जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, इंडिया वो भी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। कितने लैंग्वेजेस है? वो 22 है। ऑफ दिस हिंदी वाज कंसिडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी वन लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज। अगर अपनी जो कंट्री है वो कोई भी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं करती। A candidate in the examination conducted for the UPSC exam position में opt to take examination in any language recognized in the constitution, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो लैंग्वेज जो मेजर लैंग्वेजेस है जो 8 शेड्यूल में दिए हुए वो लैंग्वेजेस में आप ऑप्ट कर सकते हो। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी स्टेट जो है उनके खुद के ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकते हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। और उनका जो स्टेट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो जो लैंग्वेज है उसको फॉलो कर सकते हैं और अपना स्टेट का जितना भी काम है वो लैंग्वेज में उसको किया जा सकता है, ठीक है। Cases of 1965. According to the Constitution, the use of English for the official purpose was to stop in 1965. Many non-English speaking states demanded that the use of the English language. ठीक है। In Tamil Nadu, the movement took a violent turn. अभी 1965 में उन्होंने क्या बोला कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए, पर जो साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन है उन्होंने उसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, अपोज किया। और इसके वजह से जो रिजल्ट क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एग्री किया कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या होगा, वो हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये सॉल्यूशन निकला। Many critics think that the solution favored the English speaking elite. Promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. अभी आज भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉलिसी है वो हिंदी प्रमोशन पे ज्यादा फोकस होता है, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए ज्यादा फोकस किया जाता है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंपोज हिंदी ऑन द स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अभी इंडियन गवर्नमेंट भले ही प्रमोशन कर रहा है पर वो फोर्सफुली अपना जो हिंदी लैंग्वेज है वो किसी भी स्टेट्स पे इनफोर्स नहीं कर सकते। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स। और इसी की वजह से इंडिया की श्रीलंका जैसी हालत नहीं है। क्यों? इंडिया
सिंपली क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। नॉट ऑल द स्टेट्स इन इंडिया हैव आइडेंटिकल पावर्स, सम एंजॉय स्पेशल पावर्स, ठीक है। अभी कुछ जो स्टेट्स है वो स्पेशल पावर्स एंजॉय करते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के जो इंडिया स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्ट वाले जो सेवन सिस्टर्स की जो स्टेट्स है। मेनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। मतलब बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज इंपोज करता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां पे अगर असेंबली में जब तक ये लॉ पास नहीं होता तब तक ये सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ वहां पे अप्लाई नहीं होता। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड। अभी जो मेन लाइन इंडिया के जो लोग हैं वो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर्टी भी परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन। अभी सेंटर मतलब यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट होता है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब आप मोदी जी से याद कर सकते हो। फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, उसमें यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के केस में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे इनके जो रिलेशंस होते हैं, इनके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन कैन स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। मतलब ये दोनों के जो रिलेशन जब तक अच्छे रहेंगे तब तक ही फेडरल स्ट्रक्चर अच्छी से रहेगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम वन पार्टी रूल बोथ द सेंटर एंड इन मोस्ट स्टेट्स। अभी 1947 में कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, और यही स्टेट लेवल पे भी होती थी और सेंट्रल लेवल पे भी होती थी, ठीक है। दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स। और वो टाइम पे जब कांग्रेस डोमिनेट करती थी, तो वो टाइम पे जो स्टेट लेवल का जो गवर्नमेंट होता था वो भी सेंट्रल लेवल से ही चलता था, उनको सुनना पड़ता था। द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स व्हिच वर रूल्ड बाय द डिफरेंट पार्टी। पर अभी क्या देखने को मिलता है, अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट पे आज प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट पे फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाती है, तो इनके जो रिलेशन है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि दे आर राइवल पार्टीज। तो इसकी वजह से उनके जो रिलेशन है खराब हो जाते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे किसको अफेक्ट करता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स व्हिच आर रूल्ड बाय द डिफरेंट पार्टी। मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये क्या करती है, इसकी पावर को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। क्यों, ये पार्टी जो अलग पार्टी है वो वहां पे इलेक्ट होके आई है। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. This undermines the spirit of फेडरलिज्म। और जो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो अलग पार्टी की होती है, उसको ये गवर्नमेंट को डिसमिस करने की कोशिश करते हैं, उनकी गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने महाराष्ट्र में केस देखा ही होगा, महाराष्ट्र में कैसे जो शिवसेना पार्टी है, फिर बहुत सारे पार्टी का ट्रांजिशनिंग हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, यही किसको अफेक्ट कर रहा है, ये फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। अभी पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट डोमिनेट होती थी, अभी रिसेंटली ये कोएलिशन गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है ये सामने आने लग गया। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, कि जब एक पार्टी जब ज्यादा उसको वोट्स नहीं मिलते, उसको बाकी पार्टीज का हेल्प लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है, और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। आफ्टर 1990s द राइज ऑफ द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट बिगन एट द सेंटर। अभी 1990s से जैसे रीजनल पार्टीज डेवलप होने लग गए। एक रीजनल पार्टीज मतलब एक स्पेसिफिक रीजन में जब पार्टी डेवलप हो जाती है, रीजन छोड़ के उसका बाहर प्रेजेंस नहीं होता है, उसको रीजनल पार्टीज बोला जाता है। अभी जैसे धीरे धीरे रीजनल पार्टीज बढ़ने लग गई, तो ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसका क्या बढ़ने लग गया, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने लग गया। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट्स अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, द major national party had to enter into a alliance with many of the parties including several regional parties। अभी क्या होता है, अभी के इलेक्शंस में किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते, तो उसको दूसरी पार्टी का हेल्प लेना पड़ता है, उसके वोट्स लेने पड़ते हैं, तभी वो क्या कर पाते हैं, अपनी गवर्नमेंट बना पाते हैं। दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, रिस्पेक्ट एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी की वजह से एक नया कल्चर डेवलप हुआ पावर शेयरिंग का। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आएंगी, अपना गवर्नमेंट बनाएंगी और लोगों के लिए सोशल वेलफेयर करेगी। दिस वाज इवन सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एन आर्बिट्री मैनर। और ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया, जो अपोज करता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तकलीफ किसको दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। अभी अलायंस और कोएलिशन गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। ये जो अलायंस है और कोएलिशन मैंने बताया, ठीक है। कोएलिशन मतलब जब एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं होते, वो दूसरे पार्टी की हेल्प लेता है और गवर्नमेंट बनाता है। व्हेन नो पार्टी विंस द मेजॉरिटी देन टू और मोर पार्टी जॉइन हैंड्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब इलेक्शन होने के बाद जब एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते, तो वो क्या करते, कोएलिशन करते, एक दूसरे पार्टी के सहारा लेते और अपनी गवर्नमेंट बनाते। पर अलायंसेस मतलब क्या, इलेक्शन के पहले ही वो फ्रेंडशिप डिसाइड कर लेते हैं। मतलब इलेक्शन से पहले ही वो अपना जो फ्रेंड्स है वो डिसाइड करते हैं और एक साथ इलेक्शन लड़ते हैं। इसी को क्या बोला जाता है,
अलायंस बोला जाता है। व्हेन टू और मोर पार्टी जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन इज नोन एज अलायंस। मतलब इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए ये जो पार्टीज है हाथ मतलब फ्रेंडशिप कर रहे हैं, एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे, इसी को अलायंस बोला था। पर कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, इलेक्शन हो चुके हैं पर अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी और तभी अपने को गवर्नमेंट बनाते आएगी। ठीक है, इसके अलायंस के जो एग्जांपल है ये एनडीए है और यूपीए, ये इंडिया के सबसे बड़े बड़े अलायंसेस है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और कोलिशन का जो एग्जांपल है ये बीजेपी, आज जो बीजेपी है, आज तो बीजेपी को मेजोरिटी ऑफ द वोट्स है, पर बीजेपी और शिवसेना साथ में इलेक्शन होते थे, उनके साथ में रहते थे, तो कोलिशन गवर्नमेंट वो बनाते थे। ठीक है, तो अभी ये कोलिशन और अलायंस, इसका और एक एग्जांपल हो सकता है। अलायंसेस मतलब आपको याद रखने के लिए अलायंसेस का एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, अलायंसेस मतलब इसमें ये लव मैरिज हो सकता है। ठीक है, लव मैरिज, और कोलिशन मतलब अरेंज मैरिज। ठीक है, कोलिशन मतलब अरेंज मैरिज, इसी से आप मतलब याद कर सकते हो, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अभी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जब पावर होती है वो नीचे के यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इसी को क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अ वास्ट नेशन एज इंडिया कैन नॉट रन थ्रू टू टायर्स। अभी इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री, इतना वास्ट कंट्री, पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, तो टू टायर से इंडिया का काम नहीं होगा, इसलिए इंडिया के पास क्या है, थ्री टायर सिस्टम है। इट स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड एंड इंटरनली वेरी डाइवर्स। देयर इज दस अ नीड फॉर द पावर शेयरिंग विद इन दिस स्टेट्स। अभी इंडिया जो है ये हाईली पॉपुलेटेड कंट्री तो है पर हाईली डाइवर्स भी है, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लैंग्वेजेस भी बहुत सारे, तो यहाँ पे पावर शेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस इज द रैशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड इन द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। इसी की वजह से ये थर्ड टायर का जन्म हुआ, इसको क्या बोला जाता है, लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। When power is taken away from central and state government and is given to the local government, it is called as decentralization। अगर decentralization का आपको मीनिंग पूछा तो आपको ये लिखना है, जब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से निकाली जाती है और लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, इसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। अभी ये डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में कैसे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पहले तो यूनियन गवर्नमेंट है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, लोकल गवर्नमेंट में जो हेड होता है विलेज का उसको सरपंच बोला जाता है। ठीक है, अभी ये जो अलग अलग हेड्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करता। अभी लोकल गवर्नमेंट में भी अर्बन एरियाज जो होते हैं, रूरल एरियाज, उसका भी बाइफरकेशन दिया हुआ है। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज जैसे जो थोड़े बहुत डेवलप है, टाउन्स है, ठीक है, उनको, और रूरल एरियाज मतलब विलेजेस होते हैं। ठीक है, अभी विलेजेस में भी थोड़ा बाइफरकेशन है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करता है, म्युनिसिपल काउंसिल काम करता है, नगर पंचायत काम करता है, विलेज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत और विलेज पंचायत काम करता है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर इंडिया का। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी बेसिक आइडिया क्या है, डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सॉल्व एट द लोकल लेवल। मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं लोकल लेवल के लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम्स पता होते हैं एज कंपेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी दिल्ली में जो बैठा हुआ आदमी उसको क्या पता महाराष्ट्र के एक छोटे से विलेज में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लोकेलिटीज। पीपल, लोगों को अच्छा नॉलेज होता है कि उनकी स्पेसिफिक लोकेलिटी में उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या क्या इश्यूज इन्वॉल्व है। They also have better ideas on where to spend money and how to manage things differently and more efficiently। ये लोकल लोगों को पता होता है प्रॉब्लम्स कहाँ है और जो पैसा है वो कहाँ यूज होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन कैसा होना चाहिए और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगा, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है, एट द लोकल लेवल देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। अभी लोकल लेवल में ये लोकल लोगों को डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मिलता है डिसीजन मेकिंग में, वो डिसीजन अपने खुद लेते हैं, विच हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और ये किसको सपोर्ट करता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करता है, मतलब लोग जो है वो अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज, लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी लोकल लोग जो होते हैं उनको अच्छे से पता होता है, अभी उनके प्रॉब्लम्स उनको अच्छे से पता होता है, इसलिए उनका जो गवर्नमेंट चलाने का काम है वो और ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। कंडीशन बिफोर 1992। अभी 1992 के पहले क्या कंडीशन हुआ करती थी। ठीक है, सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ द विलेजेस एंड टाउन्स। Panchayats in village and municipality in the urban areas were set up in all the states but were directly under the control of the स्टेट गवर्नमेंट। अभी बहुत बार बहुत अटेम्प्ट्स हुए कि ये जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट भी होने चाहिए, जो विलेज लेवल है वहां पे गवर्नमेंट होना चाहिए, उन्होंने काम करना चाहिए। वो बनने के बाद भी जो स्टेट गवर्नमेंट होता था वो क्या करता था, वहां पे डिसीजन मेकिंग का काम करता था, वहां पे इंटरफेयर करता था। ठीक है,
इलेक्शंस टू दिस लोकल गवर्नमेंट्स वेयर हेल्ड रेगुलरली। अभी जो इलेक्शंस होते थे ये लोकल गवर्नमेंट पे होते थे। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स एंड रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। भले ही इलेक्शन होते थे पर ये लोकल गवर्नमेंट जो होती थी उनके पास कोई पावर नहीं थी। पूरी पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करता था? इंटरफेयर करता था। Thus there was a very little decentralization in the effective terms। इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन था उसका जो इफेक्ट है, उसका जो रिजल्ट है वो बहुत कम देखने को मिलता था, क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं उनके पास, पूरा स्टेट गवर्नमेंट का सुनना पड़ रहा है। तो ये थर्ड टायर का क्या फायदा अगर पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट ही कर रहा है तो। A major step towards decentralization was taken in 1992। The constitution amendment to make the third tier democracy was more powerful and effective। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन अच्छे से किया, थर्ड टायर स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। ये थर्ड टायर इंडिया में तीन टायर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, एक नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये थ्री टायर स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। Now is constitutionally mandatory to hold regular election to the local government। अभी 1992 के बाद जब ये थ्री टायर स्ट्रक्चर बन गया तो अभी अभी विलेजेस लेवल पे इलेक्शन कंडक्ट करना मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी हो गया। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी ये लोकल गवर्नमेंट पे सीट्स रिजर्व रखना चालू हो गया। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। मतलब उनको भी पार्टिसिपेशन, यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन विलेज लेवल पे भी मिलेगा। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन रिजर्व फॉर वुमेन। अभी इसमें 1/3 ऑफ द सीट्स जो थी वो किसके लिए रिजर्व है? वो वुमेन के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ पे वुमेन्स को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा लोकल गवर्नमेंट में। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। अभी इंडिपेंडेंट जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो क्या करेगा? वो विलेजेस लेवल पे इलेक्शन फ्रीली एंड फेयरली कंडक्ट करेगा। The state government are required to share some powers and revenue with the local government। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको क्या बोला कि आपको आपकी पावर्स उनके साथ शेयर करना है और आपका जो रेवेन्यू है वो कंपलसरी विलेजेस के साथ शेयर करना है। अभी नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। अभी ये ग्राम पंचायत क्या होता है? ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत। ठीक है, अभी हर एक विलेजेस में और ग्रुप ऑफ विलेजेस जो स्टेट्स होते हैं उसमें ग्राम पंचायत होता है, जहां पे ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ग्राम पंचायत आपने देखा होगा, बहुत सारे स्वदेश मूवी है उसमें ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी, अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड एज पंच एंड अ प्रेसिडेंट और अ सरपंच। अभी ये जो ग्राम पंचायत होती है इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक पंच होता है, पंच मतलब 5। ठीक है, तो 5 मेंबर्स होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं गांव के जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, और एक हेड होता है उसको सरपंच बोला जाता है। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड एट द विलेजेस। और जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, किससे? लोगों से, विलेज के लोगों से डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, ओके, लोगों से। नेक्स्ट है ग्राम सभा। अभी ग्राम जो पंच होते हैं, ग्राम पंचायत जो होते हैं उसको सुपरवाइज करने का काम करता है ग्राम सभा। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं, जो विलेज में जितने भी वोटर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। वो साल में 2 से 3 बार मिलते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं कि गांव में, अलग अलग गांव में कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो रिव्यू करने का काम करता है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ये एक परमानेंट बॉडी है, उसके ऑल अडल्ट वोटर्स है, 2 से 3 मीटिंग एक साल में करते हैं। और जो ग्राम पंचायत जो होती है ये टेम्पररी बॉडी होती है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, काम करने का काम मतलब जो गांव को एक्चुअली चलाने का काम करते हैं। और मीटिंग हेल्ड बाय द सरपंच एवरी मंथ। और जो सरपंच होता है ये हर महीने ग्राम पंचायत में मीटिंग कंडक्ट कराता है, और ये मीटिंग में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपने विलेजेस के। नेक्स्ट है पंचायत समिति एंड जिला परिषद। A few पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति। अभी जो गांव का एक पंचायत होता है, तो सारे पंचायत को मिला के क्या बना जाता है? पंचायत समिति बना जाता है। उसको ब्लॉक भी बोला जाता है और मंडल भी बोला जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स ऑफ दैट एरिया। और ये जो इसके जो मेंबर्स है पंचायत समिति के, किससे इलेक्ट हो रहे हैं? पंचायत मेंबर्स से। मतलब ये इसके जो जितने भी समिति के जो मेंबर्स है वो इलेक्ट हो रहे हैं पंचायत के मेंबर से। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। और जितने भी पंचायत समितिज होते हैं, मंडल्स होते हैं एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में, उसको सब मिला के क्या बनाया जाता है? जिला परिषद बनाई जाती है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। और जिला परिषद के मोस्ट ऑफ द जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और इसके मेंबर्स कौन हो सकते हैं? एमपीज हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, और द गवर्नमेंट जो स्टेट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं।
लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन अर्बन एरियाज। अभी अर्बन एरियाज मतलब यहाँ पे सिटी लेवल की बात हो रही है, ठीक है। सिटी लेवल में म्युनिसिपैलिटीज होती है, मतलब जो सिटी होती जो टाउन होता है वो सिटी से थोड़ा कम होता है, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कम होता है, डेवलपमेंट कम होता है, तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज होती है। पर स्पेसिफिक जो सिटीज होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। हम अगर पुणे की बात करेंगे तो पुणे में पीसीएमसीए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंट्रोल बाय द इलेक्टेड बॉडीज। अब ये म्युनिसिपैलिटीज भी जो होती है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो किससे कंट्रोल किए जाते हैं? इलेक्टेड बॉडी से कंट्रोल किए जाते हैं। ये म्युनिसिपल चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल जो चेयरमैन होता है वो म्युनिसिपैलिटी का क्या होता है? हेड होता है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर होता है, ठीक है। म्युनिसिपल जो म्युनिसिपैलिटी है जो टाउन लेवल पे है, टाउन लेवल पे उसका हेड कौन है? म्युनिसिपल चेयरपर्सन। और जो सिटीज लेवल होती है उसका हेड कौन होता है? मेयर होता है। अभी लास्ट टॉपिक है, कंक्लूजन पे आ गए, मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देंगे। अभी मेरिट्स मतलब क्या क्या फायदे हुए डिसेंट्रलाइजेशन के। लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अभी जो लोकल गवर्नमेंट जो बना, थर्ड टायर स्ट्रक्चर जो बना, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा, जिससे जो नीचे के जो लोग हैं, विलेज लेवल के लोग हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। ऐसे कितने लोगों को मिला? 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चांस मिला रिप्रेजेंट करने का, गवर्नमेंट में काम करने का। और इसमें जो वुमेन है, वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। और ऐसी वॉइसेस जहां पे कभी सुने भी नहीं जाते थे, एससी कम्युनिटीज, एसटी कम्युनिटीज, उनको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलना चालू हो गया। अभी डीमेरिट्स क्या है, इसके लॉसेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस और मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस होता है। व्हाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा इलेक्शंस आर नॉट रेगुलरली हेल्ड। मतलब इलेक्शंस भले ही रेगुलरली होते हैं पर ग्राम सभा के जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली नहीं होते। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने जो थर्ड टायर स्ट्रक्चर को जो पावर शेयर करनी चाहिए वो पावर उन्होंने शेयर नहीं की है। उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेस नहीं है, अपना लोकल गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक ठाक पैसा नहीं, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं भेजता। Hence there is a long way to achieve the ideals of local government। इसलिए ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो थर्ड टायर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना तो लिया है, पर इसको अचीव करने के लिए, डेमोक्रेसी के सेंस में अचीव करने के लिए और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। That's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. That's all for the today's topic. Next lecture में मिलते हैं. Thank you. Bye bye.